हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता से जितने भी स्थल थे, चाहे वो हड़प्पा रहा हो, मोहनजोदड़ो रहा हो, बनवाली रहा हो, जो भी है, वहाँ से हमको क्या क्या मिला था। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सांस्कृतिक विशेषताएं क्या थी, सांस्कृतिक विशेषताओं में क्या क्या इनका विकास था। आज हम क्लास में हम लोग देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक विशेषताएं। एक चीज है, कभी कभी पेपर में ये पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो तटीय नगर कौन कौन से हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी पेपर में पूछे तो तटीय नगर में हम लोग देखते हैं सूतकांगेडोर हो गया, अल्लाहिदनो हो गया, लोथल हो गया, बालाकोट हो गया और कुंतासी, ये सब जो है इसके तटीय नगर या बंदरगाह नगर कहे जा सकते थे। सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक विशेषता में यह सिंधु संस्कृत या हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई ये सभ्यता है, लेकिन इसकी जानकारी का जो स्रोत हमको है ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं। यद्यपि उस समय लिपि का आविष्कार हो चुका था, लेकिन वो लिपि हमको ज्ञान नहीं था, हम उस लिपि को पढ़ नहीं पा रहे थे। अभी तक इस लिपि को पढ़ने का प्रयास कई बार हुआ। रेवरेंड हैरिस ने इसको जो है पढ़ने का प्रयास किया और उन्होंने घोषणा किया कि इसको तमिल भाषा में परिवर्तित करके इन्होंने घोषणा किया कि हमने इस लिपि को पढ़ लिया, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इस लिपि का जानकारी हमको नहीं हो पाई। इसलिए हमको जो भी इस सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी है, जो कुछ भी जानकारी है, वो केवल पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही है। पुरातात्विक स्रोतों का मतलब कि हम जो खुदाई में हमको जो कुछ भी मिला हुआ है, हम उसी के आधार पर एक अनुमान लगा देते हैं कि ये ऐसी सभ्यता रही होगी या इस सभ्यता में ये ऐसे अगर लोगों ने किया तो ये हो सकता है। लेकिन जो भी कुछ भी है ये केवल एक अनुमान के आधार पर ही है। इसीलिए इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता या प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो पुरातात्विक स्रोतों से हमको जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता हम लोग देखते हैं, कोई भी समाज हो, उसको शासन संचालन के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है। जब लोग अनुशासन में रहेंगे, एक शासक होगा, तभी लोग विकास करेंगे। क्योंकि लिपि थी लेकिन अभी हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, इसलिए हम लोगों ने इसका जो है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर अनुमान लगा दिया। एक राजनीतिक संगठन रहा होगा, एक संस्था रही होगी जो लोगों को अनुशासन में रहने के लिए बाध्य कर रही होगी। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले सिंधु सभ्यता या सिंधु संस्कृत का राजनीतिक संगठन कैसा रहा होगा। राजनीतिक संगठन सिंधु सभ्यता का जो राजनीतिक संगठन था, अब इसके बारे में जो अनुमान लगाया गया, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा, जो पहले क्लास में देखे थे, कि ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता फैली हुई है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर में जो सिंधु सभ्यता फैली हुई है, लगभग ये 600 वर्षों तक कायम रही। जब ये 600 वर्षों तक कायम रही तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई ना कोई संचालन करने वाला रहा होगा, इसको अनुशासन में रखने के लिए एक राजा रहा होगा, या जो भी है इसका राजा हो, या जनतांत्रिक व्यवस्था रही हो, या हम कह सकते हैं कि ये इतनी अच्छी व्यापारिक व्यवस्था यहाँ थी तो कोई ना कोई ऐसी सत्ता कायम थी उस समय, ऐसी कोई ना कोई सत्ता रही होगी जिससे ये 600 वर्षों तक कायम रहा। राजनीतिक संगठन में ए.एल. बासम एक विद्वान है, उनका नाम है ए.एल. बासम। इन्होंने क्या कहा? ए.एल. बासम ने कहा कि यहां पर पुरोहितों की शासन सत्ता थी।
यहाँ का जो संगठन था देखभाल करने वाला, लोगों को अनुशासन में रखने वाला, वो पुरोहितों का था। पुरोहित, इन्होंने इसके लिए अपना तर्क क्या दिया। एल बासन ने जो कहा कि ये सिंधु सभ्यता का जो राजनीतिक संगठन था, अनुशासन में रखने वाले लोग थे, उनका शासन सत्ता कौन चलाता था? पुरोहित चलाते थे। इसके लिए इन्होंने तर्क दिया कि एक पुरोहित की मूर्ति मिली हुई है, सिंधु सभ्यता से एक पुरोहित की मूर्ति मिली हुई थी। तो इस पर इन्होंने कहा कि मूर्ति या किसी का जो है पूजा उसी की होती है कि जो सशक्त हो, शक्तिशाली हो, उसी की लोग पूजा करते हैं। पूजा जिसकी करते हैं उसकी मूर्ति बना देते हैं। इसलिए एल बासन ने कहा कि ये पुरोहित यहाँ के जो है शासन सत्ता, शासन के संचालन करने वाले रहे होंगे। उसके बाद आगे आर्य शर्मा ने क्या कहा कि यहाँ पर चूंकि ये उद्योग धंधे व्यापार काफी विकसित अवस्था में था, उन्नत अवस्था में था, तो आर्य शर्मा ने कहा कि जिसका समाज पे वर्चस्व होता है, जो समाज में शक्तिशाली होता है, जाहिर सी बात है शासन संचालन उसी के हाथ में रहा होगा। आर्य शर्मा ने कहा कि जो वाणिज्य व्यापार उन्नत अवस्था में था, इसलिए इसका जो शासन सत्ता उद्योगपतियों के हाथ में था। आर्य शर्मा ने क्या कहा कि व्यापारिक वर्ग शासन सत्ता रहा होगा, व्यापारिक वर्ग वाले इसके शासन संचालन करते थे। उससे आगे जब बढ़े, उसके आगे कुछ विद्वानों ने जब रिसर्च किया तो एक आते हैं हंटर महोदय। हंटर महोदय क्या कहते हैं कि ये जो शासन व्यवस्था थी, चूंकि जनता काफी थी, लोग काफी थे, इसलिए वो अपने हिसाब से एक प्रतिनिधि चुनते थे। वो जो प्रतिनिधि चुना जाता था, जैसे एक समाज कोई भी हो, उसमें समाज का एक अगुवा घोषित कर दिया जाता कि आप रहिए, आप देखिए, और हम आपके आदेशानुसार या आपके माध्यम से हम लोग सीधे जिंदगी जिएंगे, एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, बाह मामला कोई भी बनेगा उसको आप देखिएगा। तो हंटर महोदय ने क्या कहा, हंटर महोदय इन्होंने कहा कि यह सिंधु सभ्यता जनतांत्रिक व्यवस्था में थी। जनतांत्रिक थी। अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिक जीवन, सिंधु सभ्यता वालों का सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन, सिंधु सभ्यता वालों का सामाजिक जीवन कैसा था। अभी हम लोगों ने देखा कि जो कुछ भी मिला हुआ है सिंधु सभ्यता के बारे में, हमको जो कुछ भी जानकारी है वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर है। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हम लोगों ने अनुमान लगाया कि इसका समाज ऐसा रहा होगा, समाज में इस चीज का वर्चस्व रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समझने के लिए हम लोग देखते हैं समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। परिवार, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। एक परिवार से ही समाज का निर्माण होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस परिवार का मुखिया कौन होता था। जैसे आज के परिवार का मुखिया या आज का समाज जो है पितृसत्तात्मक है, लेकिन सिंधु सभ्यता का जो है समाज या परिवार मातृसत्तात्मक था। इसका मुखिया जो है माता होती थी। मातृसत्तात्मक है। इसके लिए जब पुरातत्वविदों ने खुदाई कराई तो उसका तर्क क्या दिया कि यहां से वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो है यहां से नारी की मृण मूर्तियां, उर्वरा देवी की पूजा, नील देवी की पूजा, जिससे पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया कि इस समाज का अगुवा, इस समाज को संचालन करने वाले मातृ थी, मातृ सत्तात्मक सत्ता थी। उससे आगे जब समाज आगे बढ़ा, थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी पुरातत्वविदों ने दिया, तो यहां पर क्या था, जब सिंधु सभ्यता में जो है वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। सिंधु सभ्यता में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। समाज क्या था, समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था।
समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था। कौन कौन सा? पहला क्या था कि एक विशिष्ट वर्ग है, विशिष्ट वर्ग। दूसरा कौन सा? मध्यम खुशहाल वर्ग। मध्यम खुशहाल वर्ग। तीसरा वर्ग गरीबों का था। अब यहां से आगे जब जानकारी पुरातत्वविदों ने दिया हमको, तो ये जो सिंधु सभ्यता वाले थे ये शांत प्रिय थे। शांत प्रिय सिंधु सभ्यता के लोग शांत प्रिय थे। शांत प्रिय का उदाहरण इन्होंने क्या दिया पुरातत्वविदों ने जो खुदाई में, कि इन्होंने कहा कि अगर ये लोग शांत प्रिय नहीं होते तो खुदाई में अस्त्र शस्त्र इत्यादि चीजें मिलती। इस तरीके से सिंधु सभ्यता जो है शांत प्रिय घोषित हो। ये लोग क्या खाते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। अब इस सामाजिक जीवन में ये लोग आभूषणों का प्रयोग करते थे। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आदमी आभूषण का प्रयोग करते थे, अर्थात आभूषणों के शौकीन सभी लोग थे। स्त्री और पुरुष दोनों व्यक्ति जो है आभूषणों का प्रयोग करते थे, चाहे स्त्री रही हो चाहे पुरुष रहा हो, दोनों जो है आभूषणों के शौकीन हैं। आगे ये लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? मनोरंजन के लिए ये लोग करते थे नृत्य, गान, पशुओं को लड़ाना, ध्रुत कीड़ा इत्यादि माध्यमों से ये लोग अपना मनोरंजन करते थे। लिपि का ज्ञान था। लिपि, सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जो हमको ज्ञान पता चला था सारी चीज़ों का, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि लिपि का आविष्कार था। यद्यपि हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन वहाँ पर लिपि का आविष्कार था। इस लिपि का ज्ञान हमको कहाँ से पता चला? सिंधु सभ्यता की लिपि का जो है जानकारी हमको कहाँ से पता चली? तो सिंधु सभ्यता की लिपि की सर्वप्रथम जानकारी हमको मुहरों पर हुई, मृद भांडों पे, या जो ये वस्तुएं निर्मित करते थे उन पर जो है इस लिपि का छाप पड़ा। इस लिपि को इन लोगों ने लिखा। मुहर, ताम्र पत्र और मृद भांड। मतलब कभी कभी ये कुल्हाड़ियों के ऊपर भी अपना छाप दे देते थे, या जो भी ये लोग बनाते थे उसके ऊपर ये लिपि अपना लिख देते थे। हम लोगों ने देखा कि इस लिपि की जानकारी हमको मुहर, ताम्रपत्र और मृदभांडों के माध्यम से हो गई। ये सिंधु लिपि सर्वप्रथम हमको जो 1853 ईस्वी में इसकी जानकारी हुई। 1853 ईस्वी में इस लिपि की जानकारी हो गई पहली बार। लेकिन पूर्णतया जो हमको ये जानकारी 1923 ईस्वी में आई, ये पूरी तरह से प्रकाश में आ गई 1923 ईस्वी में। ये पूरी तरह से पूर्णतया जो है प्रकाश में आ गई, पूर्णतया प्रकाश में आ गई सिंधु लिपि 1923 ईस्वी में। इस लिपि में कुल 400 से 500 तक चित्राक्षर थे। चित्राक्षर, या इसको हम लोग कहते थे पिक्टोग्राफ। प्रत्येक अक्षर जो इसके 400 से 500 तक चित्राक्षर, प्रत्येक अक्षर किसी भी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक था। ध्वनि या भाव या वस्तु का सूचक था। जो 400 से 500 तक चित्राक्षर मिले हुए हैं, किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक था। सिंधु लिपि में, इस सिंधु लिपि में
जब सैंधव लिपि का जो है हमको जानकारी और हम लोगों ने देखा कि जब 1923 ईस्वी में प्रकाश में आ गई तो सैंधव लिपि में हम लोगों ने देखा कि सर्वाधिक जो है अक्षर, सर्वाधिक अक्षर अंग्रेजी का यू है, अंग्रेजी का यू, अंग्रेजी का यू। और साथ में क्या देखा हम लोगों ने, जीवों में मछली का अंकन है। जीवों में हम लोगों ने देखा कि मछली का अंकन है। सैंधव लिपि जब 1923 ईस्वी में पूरी तरह से प्रकाश में आ गई हम लोगों के सम्मुख, तो हम लोगों ने देखा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है अंग्रेजी का यू अक्षर है और जीवों में मछली का अंकन। लेकिन हम लोग केवल ये अपनी भाषा में हम लोगों ने समझ लिया कि अंग्रेजी का यू है या मछली का अंकन। लेकिन उस समय के लोग जब इस लिपि को समझते थे या पढ़ते रहे होंगे तो किस चीज का ये लोग अनुमान लगाए होंगे, इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से नहीं बता सकते। लेकिन रेवरेंड हैरिस ने क्या किया, उन्होंने कहा कि यह तमिल भाषा में है। रेवरेंड हैरिस महोदय ने इसको तमिल भाषा में परिवर्तित करके यह दावा कर दिया कि हमने इसको पढ़ लिया। लेकिन अभी पूरी तरह से विद्वानों ने इसमें सहमति नहीं जताई। सिंधु लिपि को हम लोगों ने देखा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी के यू अक्षर और जीवों में मछली का चित्रांकन। लेकिन जब ये लिखी कैसी जाती थी, जब हम लोगों ने इसको देखा है आगे कि ये लिखी कैसी जाती थी, तो ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं, दाएं से बाएं साइड में लिखी जाती थी। दाएं से बाएं साइड आजकल हम लोग देखते हैं कि उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेकिन इसकी खासियत एक और थी कि ये जब लिखी जाती थी दाएं से बाएं तो शुरू हो गई, लेकिन अगर ये थोड़ा सा बड़ा लिखना हो, जैसे अभिलेख लिखना हो, या हम यूं कह सकते हैं कि एक ही पेज में कई लाइनें लिखनी हो, तो ये लोग क्या करते थे, शुरू तो दाएं से होती थी, दाएं से बाएं के साइड में होती थी। लेकिन क्या होता था, जब अगली लाइन लिखनी होती है तो यही बाएं से दाएं के साइड में जाती थी। कहने का मतलब यह था कि जब ये लिखना शुरू करते थे तो जैसे यहां से मान लीजिए शुरू किए, इन लोगों ने यहां से लिखना शुरू किया, इधर आते फिर इधर जाते, फिर इधर आते फिर इधर जाते, यूं इस तरह से इनकी लिपि चलती थी, सैंधव लिपि। इसको हम लोग कहते थे कि गोमोत्रिक पद्धति या बुस्ट्रोफोडर। बुस्ट्रोफोडन या गोमूत्रिक पद्धति। अब हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन अत्यंत उन्नत अवस्था में था। अत्यंत उन्नत अवस्था में इसका मूल आधार क्या था, सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन का मूल आधार क्या था, तो इसका मूल आधार कृषि, पशुपालन, उद्योग, ये सब चीजें इस आर्थिक जीवन का जो है मूल आधार था। उद्योगों में ये आयात निर्यात भी शामिल था, उद्योग में ये वस्तुएं निर्मित भी करते थे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कृषि। इस सिंधु सभ्यता में ही कृषि का सबसे पहले उल्लेख हमको मिला है कि ये हल से जो है आड़ी तिरछी जुताई करते थे, एक ही साथ कई फसलों को बोते थे। साथ में कपास का सबसे पहला उल्लेख या कपास उत्पादन का सबसे पहले जानकारी हमको सिंधु सभ्यता से ही हुई है। उसके बाद पशुपालन में क्या करते थे ये लोग, इनका सबसे प्रिय पशु जो है कुबड़ वाला सांड था। प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड। साथ में एक सींग वाले गैंडे का चित्र इन लोगों ने छाप रखा था, एक सींग वाले गैंडे का। गैंडे का चित्र इन लोगों ने छाप रखा था। साथ में ये लोग गाय भैंस इस प्रकार के जानवर भी पाल के रखते थे, जिससे ये लोग व्यापार करते थे, अपनी जीविका और उपार्जन करते थे। उसके बाद ये लोग क्या किए, उद्योग धंधा भी लगाए थे। उद्योग धंधे में सबसे पहले ये सूती वस्त्र का निर्माण करते थे, सूती वस्त्र। ताम्र वस्तुओं का भी निर्माण करते थे,
तांबे से वस्तुओं का बना के जो है उसकी सप्लाई करते जाता है, उसको बनाते थे। हम लोग देखते हैं व्यापार, इनका व्यापार कैसे था। व्यापार, सिंधु सभ्यता का व्यापार उन्नत अवस्था में था। जैसे कि हम लोगों ने देखा पहले ही कि इनके व्यापारिक उन्नति में ही हम लोगों ने ये फैसला कर लिया था, आर्य शर्मा जी ने कहा कि यहाँ पर शासन सत्ता ही व्यापारिक वर्ग की रही होगी। व्यापारिक वर्ग धनाढ्य वर्ग था, इसलिए उसकी शासन सत्ता रही होगी। लेकिन हम लोग देखते हैं व्यापार कैसे करते थे। ये लोग व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार करते थे। आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के ये लोग व्यापार करते। आंतरिक व्यापार में क्या था कि ये लोग आपस में ही एक दूसरे से व्यापार करते। बाह्य व्यापार में ये लोग किससे व्यापार करते थे? पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, मिस्र आदि जगहों से ये लोग बाह्य व्यापार करते थे। क्योंकि उस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं हो पाया था, सिक्कों का निर्माण नहीं हो पाया था, इसलिए व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय यह है कि एक वस्तु ले लीजिए, दूसरी वस्तु हमको दे दीजिए। व्यापार उस समय कैसा था? यह था वस्तु विनिमय पर आधारित। वस्तु विनिमय पर आधारित यह व्यापार था। सिंधु सभ्यता का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। अब हम लोग देखते हैं कि ये लोग व्यापार किस चीज का करते थे। हम लोगों को क्या चीज निर्यात होता था या हम लोग क्या चीज आयात करते थे, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्या चीज हम लोग निर्यात करते थे। निर्यात में हम लोग सूती वस्त्र, इमरती लकड़ी, हाथी का दांत, इन चीजों का हम लोग निर्यात करते थे। हम लोग आयात किस चीज का करते थे? हम लोग आयात करते थे चांदी, टीन, तांबा, लाजवर्द। तो हम लोग एक चीज करके देखते हैं कि क्या चीज कहां से आयात होती थी। जैसे चांदी ईरान और अफगानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से चांदी आयात की जाती थी। टिन अफगानिस्तान से आयात होता था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी की खान से, तांबा राजस्थान के खेतड़ी की खान से। ये कई बार पेपर में पूछा हुआ है कि तांबा हमको कहां से मिलता था। तो तांबा हमको राजस्थान के खेतड़ी के खान से प्राप्त होता था। चूंकि आजकल राजस्थान भारत में है, इसलिए हम लोगों को यह आभास ही नहीं होता है कि राजस्थान से कभी सामान आयात होता था। लेकिन सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में राजस्थानी खेतड़ी खान से तांबा आयात होता था। और लाजवर्द, ये मेसोपोटामिया से, लाजवर्द हम लोग कहां से मंगाते थे? मेसोपोटामिया से। अब हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में क्या था कि उस समय धर्म समाज का अभिन्न अंग था, लेकिन समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर धर्म हावी नहीं था। उस समय लोग लौकिक पूजा करते थे। अर्थात लौकिक का मतलब यह है कि जो चीज उनको दिखती थी या जो चीज उनको यह आभास होता था कि इसमें कुछ हमारे लिए लाभ है या हमारा ये हेल्प कर सकता है, जिसमें उनको, कहने का मतलब है कि जिसमें उनको ये दिखता था कि इसमें ईश्वर या भगवान हो सकते हैं, उसकी ये लोग पूजा करते थे।
उसकी पूजा करते थे। जैसे ये लोग पूजा करते थे उर्वरा की देवी, वृक्षों की पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, नाग पूजा, या स्वास्तिक चिन्ह का पूजा, नाग पूजा, स्वास्तिक चिन्ह का पूजा इत्यादि चीजों की पूजा करते थे। हम लोग देखते थे कि धार्मिक जीवन की हमको जानकारी कैसे प्राप्त हुई, इनके धार्मिक जीवन की जानकारी कैसे प्राप्त हुई। हड़प्पा से एक आयताकार मुहर मिली हुई है। हड़प्पा से एक आयताकार, हड़प्पा से एक आयताकार मुहर मिली है। आयताकार मुहर की खासियत क्या है? उस मुहर पर एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे को दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग उर्वरा देवी अर्थात ये वृक्षों की पूजा करते थे या उर्वरा देवी की पूजा करते थे। आगे क्या हुआ कि मैके ने मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त की। किसने? मैके ने मोहनजोदड़ो से, मैके ने मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त की। मुहर में क्या था कि एक सींग वाला पुरुष है जिसको सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठा दिया गया। उसके दाएं तरफ हाथी और बाघ, बाएं तरफ गैड़ा और भैंसे का चित्र है। एक सींग वाला पुरुष सिंहासन पर योग मुद्रा में है, योग मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके दाएं तरफ हाथी है और बाघ है, बाएं तरफ गैड़ा और भैंसा। हड़प्पा से एक मुद्रा मिली हुई है। हड़प्पा से मुद्रा मिली हुई है। मुद्रा क्या है? मुद्रा पर एक पुरुष है, पेड़ के मचान पर बैठा हुआ है। पुरुष पेड़ के मचान पर बैठा हुआ है, पेड़ के मचान पर बैठा हुआ, नीचे उसके नीचे पेड़ मचान के नीचे बाघ है। दूसरी तरफ त्रिशूल है, दूसरी तरफ त्रिशूल है, सामने बैल है, सामने उसके बैल बंधा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि इस हड़प्पा सभ्यता की अंत्येष्टि संस्कार विधि, ये अंत्येष्टि संस्कार हड़प्पा सभ्यता वाले अपने जो मर जाते थे, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उसका संस्कार, अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो सबसे पहले ये लोग क्या करते थे कि आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, इसमें क्या करते थे ये लोग कि अपने चीज का मृत्यु हो जाती तो उसको खुले आसमान के नीचे छोड़ देते थे, जंगली जानवर या पशु पक्षी उनको खाते थे, शेष जो बचता था उसका जो है समाधिकरण ले जाके दफना देते थे, जमीन के अंदर गाड़ देते थे। उसके बाद दूसरा क्या है कि दाह संस्कार विधि, दाह संस्कार, इसमें सिंधु सभ्यता वाले क्या करते थे, हड़प्पा सभ्यता वाले क्या करते थे कि जो इनकी मृत्यु हो जाती थी, जो भी इस दुनिया को छोड़ जाते थे, उनको ले जाके जलाते थे। जलाने के बाद जो शेष अवशेष बचता था उसको लाके ये काट देते थे। अब अगला तीसरा क्या था? पूर्ण समाधिकरण। इस विधि के माध्यम से ये लोग क्या करते थे कि अब जो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता था उसको पूरे शरीर को ले जाके जमीन के अंदर गाड़ देते थे, समाधि दे देते थे। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये सभ्यता है, जो सभ्यता 600 वर्षों तक, लगभग 600 वर्षों तक विकसित रहे, उसका पतन कैसे हुआ? इसके पतन के बारे में विद्वानों में मतभेद है।
अलग अलग लोग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से जो है इसकी व्याख्या की है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्शल एस.आर. राव और मैके, मार्शल एस.आर. राव और मैके ने क्या कहा है कि इस सिंधु सभ्यता के पतन, सिंधु सभ्यता जो पतन हुआ, नुकसान हुआ, उसके लिए बाढ़ जिम्मेदार है। बाढ़ का कितने परतों का इन्होंने उल्लेख किया कि 7 बार जो है बाढ़ आई थी, जिससे इसके नीचे के लोग जो जमीन के अंदर दफन हो गए, दब गए। 7 बार बाढ़ आने के बाद जो भी कुछ था वो मिट्टी के नीचे दब गया। दूसरे विद्वानों ने यह परिभाषा दिया कि आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण, इसमें व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और प्रिग्डमाउड है। व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और प्रिग्डमाउड है। महोदय ने क्या कहा कि इस सभ्यता के विनाश के लिए, इस सभ्यता के पतन के लिए आर्य जिम्मेदार थे। आर्यों ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया और ये लोग बुरी तरह से पराजित हुए, जिससे ये अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में बसने का प्रयास किए। उस संस्कृत के हिसाब से स्वयं को सम्मिलित नहीं कर पाए, उस संस्कृत में स्वयं को सम्मिलित नहीं कर पाए, इसलिए इनका विनाश हो गया। आगे जो है, आगे विद्वानों ने क्या कहा कि इसके लिए, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के किन विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी या किन विद्वानों ने इस पर अपना तर्क दिया? आर.एल. स्टाइन, अमलानंद घोष, अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में भूतात्विक परिवर्तन के किन विद्वानों ने सिद्धांत दिया। भूतात्विक परिवर्तन, आर.एल. राइक्स, एम.आर. साहनी, एच.टी. लैम्ब्रिक, इन विद्वानों ने क्या कहा कि इसमें ऐसे परिवर्तन हुए जमीनी तौर पर, जैसे नदी इधर से बह रही थी, वो धीरे धीरे सूख के दूसरे एरिया में चली गई और वहां पर लोग जिस नदी या जल के सहारे जीवित थे, वो जब जल ही उनसे दूर चला गया तो वहां से लोग गुजरना शुरू कर दिए और दूसरे स्थान पर बसने का प्रयास किए और उसमें ये लोग सफल नहीं हुए, इसलिए इनका पतन हो गया। उसके बाद एक रूसी विद्वान है, अदृश्य गाज, इन्होंने कहा, रूसी विद्वान कि एक अदृश्य चीज आती है जिसका इनको अनुमान ही नहीं था, एक अदृश्य गाज गिरती है। रूसी विद्वान, क्या नाम है रूसी विद्वान का? यम द्विमित्रियेव। रूसी विद्वान यम द्विमित्रियेव क्या कहते हैं कि एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुआ। भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ कि यकायक वातावरण, जो समाज में चारों तरफ हम लोग बैठे हुए थे या कहीं भी थे, उस समाज में यकायक इतनी तेजी से जो तापमान बढ़ना शुरू हुआ, लगभग 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान हो गया। यम द्विमित्रियेव ने क्या कहा कि ये 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान हो गया, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। लोग इसमें 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को सहन नहीं कर सके, जिससे इनका अंत हो गया, अर्थात इस सभ्यता का पतन हो गया, सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।